हाँ, अब बहुत सारी पटाखों के और फुलझड़ियों के बाद में अभी बायोलॉजी के अंदर पटाखे फोड़ने की बारी है। और हमेशा से बायो का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है, तो इस बार भी हम धूम धड़ाका ही करने वाले हैं। History civics done, mathematics done, English literature done, physics done. So shall we discuss the strategy for the biology paper today? There's a lot of difference between the biology papers in the last 3 to 4 years and the kind of question paper you will get in the 2023 board examinations, both from the point of view of syllabus and also from the point of view of the kind of questions that will be asked, the format of the question paper. So let's get in touch with Smita ma'am, who is our SWS faculty, and she knows everything about biology. So let's start. नमस्कार स्मिता जी। दिवाली के नमस्कार। पटाखों के बाद लेट्स नाउ टॉक अबाउट दी बायोलॉजी के पटाखे कि बायोलॉजी में अगले 3-4 महीनों में किस तरह की प्रिपरेशन की जरूरत है, किस तरह की फूलझड़ियां बच्चों को चलानी चाहिए ताकि उनके अव्वल नंबर आए। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज अबाउट द आईसीएसई स्पेसिमेन पेपर इटसेल्फ, बिकॉज कंपेयर टू प्री कोविड टाइम्स काफी अलग पेपर होगा, एमसीक्यूज और लॉन्ग फॉर्मेट दोनों है। सो क्या ये पेपर का बेसिक लहजा ही काफी बदल गया है? द बेसिक फॉर्मेट इटसेल्फ हैज चेंज्ड इवन इन द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू एंड हाँ, अब बहुत सारी पटाखों के और फुलझड़ियों के बाद में अभी बायोलॉजी के अंदर पटाखे फोड़ने की बारी है। और हमेशा से बायो का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है, तो इस बार भी हम धूम धड़ाका ही करने वाले हैं। बिल्कुल। नाउ एज पर योर क्वेश्चन कि स्पेसिमेन पेपर के पैटर्न में क्या चेंज है, बेसिक आइडिया क्या है, तो यदि मैं कंपैरिजन करूं पास्ट ईयर्स के पेपर्स के साथ में, तो यस, पेपर इस बार काफी चेंज है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यू बेस्ड है। सो देर आर द 15 क्वेश्चंस ऑन एमसीक्यू बेस्ड एंड 15 चैप्टर्स आर देयर। तो मेरे हिसाब से हर एक चैप्टर को एक एक नंबर का वेटेज एमसीक्यू में मिल रहा है। yes. यदि मैं सेक्शन ए की बात करूं, तो पहले सेक्शन ए में डिफाइन द फॉलोइंग या डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, इस तरीके के क्वेश्चंस उसमें उसका पार्ट होते थे। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कुछ एक आध क्वेश्चन ऐसे थे जो डिस्क्रिप्टिव थे। लेकिन इस बार का जो स्पेसिमेन पेपर है उसमें इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं है, डिफाइन द फॉलोइंग नहीं है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस नहीं है, या डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन नहीं है, या रीजनिंग क्वेश्चन भी सेक्शन ए का पार्ट नहीं है। तो सेक्शन ए बेसिकली ऑब्जेक्टिव काइंड ऑफ ही है, जिसमें आपका सिर्फ लोकेशन पूछ लिया, सिर्फ फंक्शन पूछ लिया, या फिलअप पूछ लिया, या नेम द फॉलोइंग पूछ लिया, या मैच द कॉलम पूछ लिया, या ट्रू फॉल्स पूछ लिया। इसी तरीके के बेस्ड क्वेश्चन है। यदि मैं प्रिपरेशन के बेस पे क्वेश्चन को आंसर करूं, तो मुझे लगता है कि आपको ज्यादा इलेबोरेटिवली चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा डिस्क्रिप्टिवली चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एमसीक्यू में जब आपको 4 ऑप्शन दिए होते हैं, तो वो यदि ऑप्शन बहुत क्लोजेस्ट हैं, तो उनमें से सही आंसर आप तभी चेक कर पाते हैं जब आपको उनका एलिमिनेशन मेथड आता है, अदरवाइज वो थोड़ा डिफिकल्ट है। यस यस, सो एलिमिनेशन मेथड इज ऑलवेज द बेस्ट मेथड in order to deal with the MCQs. Exactly. We will talk about the elimination method later on this video. सेक्शन बी की यदि मैं बात करूं, तो मेरे हिसाब से इन कंपैरिजन ऑफ द पास्ट इयर्स इस बार मार्क्स स्कोर करना उतना इजी नहीं होगा। रीजन की कोई हाफ मार्क्स वाला कॉन्सेप्ट नहीं बचा। सेक्शन बी में अगेन you have to do 4 question out of 6 question. Each question is of 10 marks. 10 marks का वेटेज किस तरीके से 1 + 2 + 2 + 2 + 3। 1 नंबर का एक क्वेश्चन है, कोई लोकेशन पूछ लिया या फंक्शन पूछ लिया, जहां पर सिर्फ एक ही है। जनरली जो मैंने देखा है पैटर्न, उसमें या तो डिफाइन द फॉलोइंग का क्वेश्चन है या लोकेशन का क्वेश्चन है, जहां सीधे सीधे एक डेफिनेशन आ रहा है। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में फंक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। तो अब आपको हर जहां पर भी फंक्शन बेस्ड क्वेश्चन आपका बनता है, तो आपको एटलीस्ट 2 फंक्शन उसके प्रिपेयर करने पड़ेंगे, या वहां पर वो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है जहां पर 2 फंक्शन साइमल्टेनियसली बनते हैं किसी भी टर्म के बेस्ड पर। बिल्कुल। अगेन इसी 2 नंबर वाले क्वेश्चन में देयर इज अ रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन। अर्लियर रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन 1 मार्क्स में होता था, अभी रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन 2 मार्क्स में है। फॉर एग्जाम्पल, प्लाज्मोलाइसिस के ऊपर यदि हम बेस्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इफ वी ऐड फर्टिलाइजर इन प्लांट्स, देन व्हाई द प्लांट डाई।
if we are adding fertilizer in excess. तो इसका आंसर बेसिकली जो था वो प्लाज्मोलाइसिस के बेस पे था. अभी एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू अभी भी आंसर प्लाज्मोलाइसिस के बेस पर होगा. क्वेश्चन ये हो गया कि गिव 2 रीजंस. तो 2 रीजंस में आपको मेरा सजेशन ये है, rather than writing the complete one answer, write down 2 points. First of all, that adding on the fertilizer, it make the solution hypertonic. And second point, due to hypertonic, plasmolysis takes place and the plant lose water and it becomes shrink or wilt. ये उसका second point होगा. तो answer will be based on hypertonic nature as well as on the plasmolysis of the plant cell. तो आपको इस तरीके से बहुत smartly answer उसको करना पड़ेगा. Okay. तो उसमें हाँ जी, please sir. So I mean, this example makes it clear as to what all they need to know. So more minute details are very important when they are actually preparing. Preparation की बात करें, so they should stay true maximum to the textbook and their notes, right? That's the approach you would advise. Exactly. बच्चों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो बहुत सारी बुक्स को गैदर कर लेते हैं. सेलिना से भी पढ़ रहे हैं, अनीता प्रसाद से भी पढ़ रहे हैं, सृजन से भी पढ़ रहे हैं. चूज वन बुक. एवरी बुक. ना सेलिना में कुछ बहुत अच्छा है, ना अनीता प्रसाद में बहुत स्पेसिफिक है, ना सृजन में कोई बहुत स्पेसिफिक है. एवरी बुक कैरीज द मोर और लेस सेम काइंड ऑफ द क्वेश्चंस. ठीक है. तो आप अपने स्कूल का जो भी टेक्स्ट बुक आपका लगा हुआ है, आप वो टेक्स्ट बुक को फॉलो करिए. उसके बाद नोट्स जहां से भी आप एक्स्ट्रा स्टडी कर रहे हैं उनके नोट्स को फॉलो करिए. एंड कीप प्रैक्टिसिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, पास्ट पेपर्स को प्रैक्टिस करिए, ताकि आपको डिमांड ऑफ द चैप्टर समझ में आए, ताकि आपको पैटर्न समझ में आए. दिस इज द हाई टाइम व्हेन द चाइल्ड मस्ट प्रैक्टिस पास्ट ईयर पेपर्स. अब आपको रोज एक पास्ट ईयर पेपर को नहीं करना है, आप कम से कम हफ्ते में एक पास्ट ईयर पेपर को करें, ताकि आपको समझ आए कि क्वेश्चन का क्या पैटर्न होता है, पेपर का क्या पैटर्न होता है, एक पर्टिकुलर चैप्टर में व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस आर आस्किंग, या उस चैप्टर का क्या डिमांड है. तो उससे आपको काफी अच्छी प्रैक्टिस होगी. Now, there are some chapters which are like the double-decker chapters, you know, the circulatory system, the nervous system, genetics हो गया, जो थोड़े से, you know, थोड़े मुश्किल chapters और लंबे chapters माने जाते हैं. Is there a specific strategy that you would advise in order to deal with these kind of chapters? हाँ जी. पहली बात तो आप अपने मन से ये निकाल ही दीजिए कि इनमें से कोई चैप्टर बहुत लेंथी है. हाँ, उनका कंटेंट बाकी चैप्टर के कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा है, बट ऐसा नहीं है कि वेटेज यदि हम मोर और लेस देखें तो सभी चैप्टर्स का मोर और लेस इक्वल वेटेज जाता है. अब मैं जेनेटिक्स की बात करती हूँ. बिफोर टॉकिंग अबाउट द जेनेटिक्स में एक क्वेश्चन और डिस्कस करना चाहूंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन. तो जैसे मैंने आपको बताया कि सेक्शन बी में जो पैटर्न है 1 + 2 + 2 + 2 + 3 है. तो इस बार जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स में चला गया है. डायग्राम ड्रॉ करने के लिए या डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, दोनों ही क्वेश्चन 3 मार्क्स में दिए हुए हैं एज पर द स्पेसिमेन पेपर. अब डायग्राम ड्रॉ करने में बच्चों को लगता है कि हमें कौन से डायग्राम को प्रैक्टिस करना है. एक जनरल मोटा मोटा मैं आइडिया दूं तो जो डायग्राम इजी टू ड्रॉ है वो टू ड्रॉ द डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पर आते हैं. जो थोड़े एलैबोरेटिव और डिस्क्रिप्टिव डायग्राम्स हैं, दे आर जनरली आर द पार्ट ऑफ द डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस, जहां एक डायग्राम का लेबलिंग देना या डायग्राम पर बेस्ड क्वेश्चन देना. जैसे हम यदि प्लांट फिजियोलॉजी की बात करते हैं तो प्लांट फिजियोलॉजी में टू ड्रॉ द डायग्राम में या तो स्टोमेटा का डायग्राम बनता है या तो क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम बनता है. डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन कम से कम आपके एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं. ट्रांसपिरेशन पर हो गया, फोटोसिंथेसिस पर हो गया, या एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स पर हो गया. एनिमल फिजियोलॉजी यदि मैं प्लांट फिजियोलॉजी में कंपैरिजन करूं, जैसा आपने कहा, हाँ कुछ चैप्टर्स थोड़े लेंथी हैं और उनमें डिस्क्रिप्शन बहुत ज्यादा है. वहां पर आपको बहुत प्रिसाइजली उस चैप्टर को पढ़ना है क्योंकि उनमें बहुत बारीक डिटेल्स है. और बायो में तो यदि मैं कहूँ इन कंपैरिजन, ऐसा कोई कंपैरिजन नहीं है किसी सब्जेक्ट का, बट बायो में क्या है कि हर टॉपिक में या हर पैराग्राफ में 2 से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं. तो यदि जैसे आपने कहा सर्कुलेटरी सिस्टम में ईच एंड एवरी टर्म्स मस्ट बी क्लियर.
डायग्राम मस्ट बी क्लियर। सर्कुलेटरी सिस्टम में टू ड्रॉ द डायग्राम में आर्टरीज एंड वेन्स का डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आ सकता है, हार्ट का डायग्राम ड्रॉ करने के लिए नहीं आता जनरली। हाँ, हार्ट का डायग्राम पर बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम पर बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है, हेपाटिक पोर्टल सिस्टम पर बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है। हेपाटिक पोर्टल सिस्टम को डिटेल में समझने की जरूरत है कि उसका ओरिजिन कहाँ से है, वो किस तरीके से ब्लड फ्लो या ब्लड सर्कुलेशन करता है। जैसे आपने नर्वस सिस्टम का बोला, नर्वस सिस्टम में अगेन ब्रेन का डायग्राम इज नॉट टू ड्रॉ, बट हाँ उसके ऊपर लेबलिंग बेस्ड क्वेश्चन, उसके ऊपर फंक्शन बेस्ड क्वेश्चन, सीधा सीधा 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है, ये 3 पार्ट्स को लेबल करो और 3 नंबर में इनका फंक्शन लिखो, एकदम सीधा क्वेश्चन। सेम आई का क्वेश्चन है, आई के क्वेश्चन में आएगा डायग्राम ड्रॉ करने के लिए जनरली नहीं आता है। मैं जनरली बार बार इसलिए कह रही हूँ कि मैं 1% का रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ, अदरवाइज वो नहीं ही आता है ड्रॉ करने के लिए। आई के अंदर जो डायग्राम ड्रॉ करने का बनता है वो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया का करेक्शन है या क्या किस तरीके का उनका डिफेक्ट है, उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है। सो ये जो लेबलिंग के जो क्वेश्चंस आते हैं, आई मीन दे स्पेसिफिकली आस्क यू टू लेबल XYZ in that particular diagram. Is that the way students should practice? Exactly. When there is a question to draw this diagram and label these parts, then don't do any extra labeling. अपना ज्ञान मत बरसाओ, जो लेबलिंग पूछा है सिर्फ वो लेबलिंग करो। मतलब कई बार क्या होता है, सपोज हमने आपको दिया कि मेटाफेज का डायग्राम ड्रॉ करो एंड लेबल स्पेंडल फाइबर्स एंड एस्टर रिंग्स। बच्चे को लगता है कि नहीं, क्रोमोसोम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि उसका स्पेसिफिक पोजीशन है इक्वेटोरियल प्लेट पर और मुझे वो ड्रॉ करना चाहिए। भैया आपसे पूछा नहीं है, नहीं पूछा है तो मत करो आपको, क्योंकि उसके ऊपर आपको मार्किंग नहीं मिलने वाली है। और खुदा न खास्ता वो गलत हो गया तो वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव वेटेज चला जाएगा। इससे बचने के लिए जो 2 लेबलिंग आपसे पूछी गई हैं उन लेबलिंग को लेबल करिए। इसमें एक और होता है कि कई बार आपको लेबल में कोई पार्ट दिया होता है कि लेबल दैट पार्ट फ्रॉम वेयर द स्पिंडल फाइबर्स अराइज। सेकेंड पार्ट में दिया लेबल द पार्ट वेयर द क्रोमोसोम अलाइन या कुछ भी इस तरीके से क्वेश्चन दिया। तो वो टाइम पे जो आपको A और B ऑप्शन दिया हुआ है, तो जहां आप लेबलिंग कर रहे हैं वो आपको मेंशन करना है कि A ये पार्ट है, B ये पार्ट है। अदरवाइज क्या होगा कि आपने जो दोनों क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछे, दोनों को आंसर किया है, दोनों का आंसर भी आपका सही है, आपने लेबलिंग भी सही किया, मुझे नहीं पता आपने A का आंसर क्या दिया है और B का आंसर क्या दिया है। और क्वेश्चन का डिमांड यही था कि मुझे पहले आंसर पता चले कि बच्चे को इन टर्म्स का मतलब पता है, लोकेशन पता है या नहीं पता है, साथ में मुझे उनका लोकेशन बच्चे को आइडेंटिफाई कर पाता है या नहीं कर पाता है। अदरवाइज मैं सीधे सीधे क्वेश्चन आपको दे सकती थी। करेक्ट। One of the things, ma'am, I generally tell students for other subjects is that if there is a long chapter, say for instance world history, जो कि आपको बहुत ही intimidating लगता हो, break it down into 5 parts, 6 parts, so that you can do 1 part on each day, so that एक हफ्ते में भी आप पूरे चैप्टर को खत्म कर सकते हैं। Again, with chapters like circulatory system and nervous system, which are number of pages are more, do you suggest a similar approach? Exactly. Like if you are revising the chapter circulatory system, divide the entire chapter, because you can't revise that chapter in a day or so. Yes. Okay. Or if you have done this chapter earlier and you are revising at last moment of examination, तो भी उसको आपको chunks में divide करना चाहिए। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट पर फोकस करिए, उसके बाद में डिफरेंट ब्लड वेसल्स पर फोकस करिए, लिम्फेटिक सिस्टम पर फोकस करिए, हेपाटिक पोर्टल सिस्टम, ब्लड सेल्स एंड इट्स टाइप्स एंड इट्स फंक्शन। तो इस तरीके से पूरे चैप्टर को 5 पार्ट्स में डिवाइड करिए। सिमिलरली नर्वस सिस्टम की हम बात करें तो नर्वस सिस्टम में पहले स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, देन स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, then structure of eye and its function, its defects, then structure of ear and its application, how the sound transmit. तो पूरे चैप्टर को आप 5 चंक्स में डिवाइड करिए एंड देन इफ यू हैव एनफ रिवीजन तो आप उसको 1 आवर ईच के हिसाब से रिवाइज कर सकते हैं या 1 डे के हिसाब से रिवाइज कर सकते हैं, डिपेंड कि आप कब उसको रिवाइज कर रहे हैं। एक और चीज, या प्लीज। हाँ जी सर, प्लीज बोलिए। हाँ जी,
दूसरा क्या है कि ये जो चैप्टर्स हैं, इन हम्म। चैप्टर्स के अंदर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस बहुत Yes, ज्यादा हैं, correct. और रीजनिंग बहुत स्पेसिफिक है हम्म कि यदि सपोज एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाई देयर इज मोर यूरिनेशन इन विंटर देन समर, तो यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछे गए, व्हाई यूरिनेशन इज मोर इन विंटर Yeah, and why not in summer. summer. So first you have to answer for winter Yeah. and then you have to answer for summer. Question ये नहीं है कि why more urination in winter. मैंने सीधे विंटर के लिए नहीं पूछा, मैंने कंपैरिजन भी पूछा है. Why left ventricle is thicker than the right ventricle. So you have to give the reason for both. Left ventricle का भी रीजन देना कि वो thick क्यों है, और right ventricle का रीजन देना है कि वो thick क्यों नहीं है. तब जाकर आपका आंसर कंप्लीट होता है. बिल्कुल. No, so मोटी बात, read the question very carefully, very properly in order to ensure कि उसके अंदर क्या पूछा गया है. As you said, if there are any kind of comparisons which have been asked for, you need to answer. Now, there was a chapter like the reproductive system which was not part of the syllabus during the COVID years. This time it is back. Does it mean that there could be more questions from reproductive system, or maybe there would be more weightage to a chapter like that, given the fact that last दोनों batches से ये chapter syllabus में था ही नहीं? There are not only reproductive system, there are the 4 chapters which included for this year, and last like COVID era mein, these were not the part of the syllabus. One is the reproductive system, one is the control and coordination in plants, one is population, and one is pollution. All 4 chapters have equal weightage. ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है कि ये चैप्टर्स पास्ट ईयर्स में नहीं आए हैं तो हमें इनको नहीं कवरेज देना है. शायद टीचर्स ने नहीं पढ़ाया होगा तो टीचर्स का प्रैक्टिस छूट गया होगा, ऐसा नहीं होने वाला. उनको भी उतना ही वेटेज मिलेगा. और ऐसा भी नहीं होने वाला है कि भाई हमने पिछले 3 साल में नहीं पूछे हैं क्वेश्चंस इन 4 चैप्टर से तो अभी इसी साल पूछ डालो, वो भी नहीं होने वाला है. तो ऑलमोस्ट 7 to 8 नंबर का वेटेज जो है वो ईच चैप्टर को जाता है. बस इतना होगा कि कोई चैप्टर 7 मार्क्स का है तो कोई 9 मार्क्स का हो गया, या कोई चैप्टर 8 मार्क्स का है तो वो 11 का हो गया. बस इतना वेटेज, 1-2 नंबर का वेटेज का फर्क होगा, एक मेजर डिफरेंस नहीं होता है. ओके. मेरा सजेशन है यदि आप ऐसे स्टेज पर हैं जहां पर बिल्कुल ही मतलब ना पासिंग स्कोर वाले कंडीशन पर यदि कोई बच्चा है, तो पॉपुलेशन जैसे चैप्टर है, पॉपुलेशन इज अ वेरी वेरी इजी चैप्टर, हार्डली 3-4 पेज का चैप्टर है. स्पेसिफिक क्वेश्चंस उसके अंदर बनते हैं, और वो स्पेसिफिक क्वेश्चंस के बेस पर भी आप 7-8 नंबर का वेटेज अच्छा खासा उस चैप्टर से निकाल सकते हैं. पोल्यूशन इज अगेन वेरी जनरल चैप्टर, लेकिन जनरल चैप्टर समझ के उसको छोड़ना नहीं है. उसके डेफिनेशंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है और बहुत ध्यान से करना है. जैसे क्वेश्चन हो गया कि एसिड रेन का प्लांट के ऊपर क्या इफेक्ट है, उस टाइम पे यदि आप ये लिख रहे हो कि इट कोरोड माय स्किन, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने आपको एनिमल का नहीं पूछा है, हमने आपसे नहीं पूछा है, हमने स्पेसिफाई किया हुआ प्लांट के लिए. करेक्ट. तो वो एक बहुत जनरल चैप्टर है, और वहां पर भी 8 से 10 नंबर का पूरा वेटेज उस चैप्टर को मिलता है, क्योंकि एक बिलो एवरेज बच्चे के लिए भी हम रखते हैं क्वेश्चंस को. तो वो चैप्टर को भी हमें इग्नोर नहीं करना है. अब आते हैं 2 नए चैप्टर. वन इज द रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड वन इज द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला जो चैप्टर है. ये दोनों चैप्टर मैं कहूंगी कि आप एक्स्ट्रा फोकस दीजिए. रीजन बीइंग इज कि मतलब ऑनेस्टली लास्ट 3 इयर्स में इन पहले तो पेपर ही नहीं हुआ बायोलॉजी का, फुल फ्लैश पेपर इसी साल होने वाला है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऑल्सो. तो यहाँ पर क्या है कि मोस्टली बच्चा जो होता है वो देखता है कि मुझे ऑनलाइन कुछ क्वेश्चंस मिल जाए, ऑनलाइन कुछ अच्छा पैटर्न पे क्वेश्चन मिल जाए, या अवेलेबिलिटी उनके पास में पिछले 3-4 साल के पेपर की होती है, तो ये क्वेश्चंस उनको इजीली नहीं मिलने वाले हैं. तो इन चैप्टर्स को थोरोली स्टडी करें, जो डाउट है वो अपने टीचर से कंसल्ट करें, या जहां पर भी वो ऑनलाइन या ऑफलाइन जिस तरीके से भी पढ़ रहे हैं वहां उन डाउट्स को क्लियर करें, और इनके डायग्राम्स को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें. दोनों चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स और रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, बहुत ही इलेबोरेटिव चैप्टर्स हैं. आपको कोई भी एक्स्ट्रा बुक फॉलो करने का जरूरत नहीं है. सबसे पहले आप सिलेबस उठाइए, सिलेबस से एक एक चीज को पिन पॉइंट करिए कि ओके, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में
स्ट्रक्चर पूछा है, प्राइमरी स्ट्रक्चर पूछा है, सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा हुआ है, डायग्राम पूछा हुआ है, स्पर्म का डायग्राम पूछा हुआ है, या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको ओव्यूलेशन का डेफिनेशन पूछा हुआ है। तो वो सारा कुछ आपको क्लियर होना चाहिए, वो सारे टर्म्स, वो सारे डेफिनेशन, उनके फंक्शन, उनके लोकेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। बिल्कुल, तब आपको लगता है कि आप और अच्छा मतलब जा सकते हैं उसमें। राइट। माय लास्ट टू क्वेश्चंस मैम, इफ देयर इज अ स्टूडेंट जिसने अभी तक खास पढ़ा नहीं है, हाफ ईयरली में भी ज्यादा झंडे नहीं गाड़े हैं और अभी पढ़ना शुरू करेंगे दिवाली के बाद, व्हाट शुड बी दैट स्टूडेंट्स स्ट्रेटजी? देखिए, पहले तो ये अप्रोच ही थोड़ा सा गलत है, क्योंकि होते हैं मैं ऐसे, मतलब ऐसे हाँ, तीसमार खान भी है, मतलब होते मैं हैं। हमेशा एक चीज कहती हूँ बच्चों को कि हो सकता है आपको 11th में बायो ऑप्ट नहीं करना है, हो सकता है कि आपने साइंस ही नहीं लेना है इन फ्यूचर, बट बायोलॉजी आपको इसलिए पढ़ना है क्योंकि ये आपके बारे में है। ये तो आपका एक ह्यूमन नेचर उस पर हुआ, और बायोलॉजी अकलौता एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको एक हाईएस्ट स्कोर पे ले जा सकता है, या वो आपके पूरे एक बायो में एक लिमिटिंग फैक्टर होता है, एक कॉन्सेप्ट है जहां पर जो मिनिमम फैक्टर होता है वो इंटायर रिजल्ट को डिटरमाइन करता है। तो सेम हियर, यदि आपके बायो में सबसे कम नंबर आते हैं तो वो आपके पूरे रिजल्ट को, नो मैटर आपने फिजिक्स में 100 स्कोर किया, केमिस्ट्री बायो में 100 स्कोर किया, वो सबको चूना लगा देगा, अकेला बायोलॉजी। तो हमने वो स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं करनी है, कभी भी नहीं करनी है, और नॉट फॉर बायोलॉजी, फॉर एनी ऑफ द सब्जेक्ट। नाउ अब आप ये गलती कर ही चुके हैं, तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आप अपनी टेक्स्ट बुक के पीछे जो एक्सरसाइज दी हुई है आप उसको फॉलो करिए, या आपने हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किया हुआ है या हमारे कोर्स को ज्वाइन किया हुआ है, तो जो क्वेश्चंस हमने दिए हुए हैं, जो टेस्ट हमने दिए हुए हैं, आप उनको फॉलो करिए। वहां हमने वो ही सब कुछ कवर किया हुआ है जो एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, जो डेफिनेशंस आपके एक्सरसाइज में दी हुई हैं, जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, एप्लीकेशन बेस्ड, डायग्राम बेस्ड, डिफरेंशिएट बिटवीन या डायग्राम ड्रॉ करने के लिए, उनको आप बार 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 प्रैक्टिस करिए। यदि आपका हाफ ईयरली स्कोर काफी खराब गया है तो ऐसा भी नहीं कि बहुत टेंशन वाला बात है कि नहीं स्कोर किया जा सकता है। दो चीजें हैं, एक तो आपने पढ़ा ही नहीं है, ना क्लास में लेक्चर सुना है, ना सेल्फ स्टडी किया है, उनको तो बहुत मेहनत की जरूरत है। जिन्होंने क्लास में ध्यान से सुना है बट सेल्फ स्टडी नहीं किया है, इसलिए कंटेंट राइटिंग बहुत पुअर रहा, जिस वजह से हाफ ईयरली स्कोर अच्छा नहीं गया, वो बच्चों को तो अभी भी यदि वो रीडिंग करेंगे, अभी भी वो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, वीडियोस को देखेंगे, क्लास लेक्चर में रिवीजन में अटेंटिव रहेंगे, प्री बोर्ड के लिए थोड़ा सा करेक्ट, ज्यादा तैयारी करेंगे, तो वो अच्छा स्कोर कर सकते हैं। हाउ मच इज मगिंग अप इम्पोर्टेंट इन ए सब्जेक्ट लाइक बायोलॉजी? कितना रट्टा मारने की जरूरत पड़ती है? ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी रट्टे वाला नहीं है। सी, रट्टा का बेसिकली मतलब क्या है कि आप जब किसी कंटेंट को बार बार पढ़ते हैं तो उसका एक लैंग्वेज आपके दिमाग में फ्रेम हो जाता है, वो लैंग्वेज आपको याद हो जाता है, देन इट इज इजी टू राइट एज अ कंटेंट इन आंसर्स करेक्ट। अदरवाइज क्या होता है, इंडिया का एक बेसिक, हमारा इंडिया का क्या मतलब, आई मीन सभी जगह ये ऐसा प्रॉब्लम होता होगा, वी आर नॉट वेरी गुड इन इंग्लिश। तो जहां पे इन, ऑन, बिफोर, आफ्टर, नियर, बिहाइंड, ये छोटी छोटी चीजों से जो पूरे आंसर का कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है, वो चीज के लिए रट्टा तो मैं फिर भी नहीं बोलूंगी, उन डेफिनेशंस को बार बार पढ़ने की जरूरत है ताकि उनके कीवर्ड्स आपको समझ में आए, ताकि जहां पर ट्रांसपोर्टिंग फंक्शन है वहां पे टू, फ्रॉम टू समझ आए कि हमें क्या एग्जैक्टली लिखना है। अदरवाइज क्या होता है कि जैसे जेनेटिक्स में हम लोग पहले जब बात कर रहे थे, तो जेनेटिक्स एक बच्चों को बहुत हवा लगता है कि पता नहीं जेनेटिक्स पे कैसा क्वेश्चन आने वाला है। और उसकी डेफिनेशन, उसमें 3 डेफिनेशन है 3 लॉस के ऊपर, और तीनों ही वो तब आपको समझ आती है जब उनको आप बार बार पढ़ते हैं और डेफिनेशन को डिकोड करते हैं। डिकोड करके पढ़ना, उसको याद करना इम्पोर्टेंट है। यदि आप उसको अपनी भाषा में बनाने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, करेक्ट, तो हाँ, वो गड़बड़ हो जाती है। राइट।
प्लस ओके जेनेटिक्स में टेस्ट बेस्ड क्वेश्चन, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, डाईहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, 3 मार्क्स बेस्ड क्वेश्चन वो बनता है उनका। बिल्कुल, great. Thank you so much. I'm sure the students will find all these very elaborate tips very useful, and I hope they will implement it over the next 4 to 5 months so that they can score the Definitely. number of marks in biology. Thank you so much. Thank Thank you you so so much. much, and all the best to all our students, those who are watching this video. Yes. And I will suggest you that don't ignore any subject. Rather give a proper time to each subject. Biology को ignore नहीं करना है बिल्कुल भी, और अच्छा स्कोर मिलता है बच्चों को बायोलॉजी में, और बायोलॉजी आपको आपके वो बाद में दिवाली मनाने में काम आएगी रिजल्ट के साथ में। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स। Right. Okay. Thank you so much. थैंक यू Thank you. थैंक Bye. यू सर, थैंक यू। Bye. Bye.